आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। राइज ऑफ इस्लाम इसमें है क्योंकि इस्लामिक इन्वेजन की हम बात करेंगे। अब हम आ गए हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री ये पेड कोर्स का लेक्चर है, इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। तो हमने शानदार यूपीएससी का कोर्स बनाया है जिसमें 1000+ घंटे का कंटेंट है। GS1, GS2, GS3, GS4 सारी की सारी एनसीईआरटीज, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सब हम आपको दे रहे हैं बहुत ही मिनिमल दामों पे। तो हम बात करेंगे एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। 1000 से 1206 तक हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम मेडिवल हिस्ट्री में आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम स्लेव डायनेस्टी पे आ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत पे आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत कुछ हुआ। इस्लामिक इन्वेजन हुआ, लेकिन क्यों हुआ, क्या कारण थे। राजपूतों की बात करेंगे, गजनवी और घुरीद एम्पायर, इन तीनों की हम मेन बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस्लाम, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बताया था कि इस्लाम कैसे उदय हुआ। 7th सेंचुरी एडी आते आते 632 एडी में इस्लाम का उदय हुआ और उसके बाद 4 कैलिफेट्स आई और इस्लाम फिर फैलना शुरू हुआ। इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। चाइना में भी आ गया टैंग डायनेस्टी के साथ। भाई 3rd कैलिफेट ने, उमैयद कैलिफेट ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद फिर इस्लाम जो है वो फैल गया। भारत ने इस्लाम का पहला टेस्ट कब लिया? देखिए, इस्लाम बहुत तेजी से फैला, बहुत तेजी से, ठीक है। और जो पहली कैलिफेट्स थी, राशिदून, जिनको फर्स्ट गाइडेड वंस भी बोला जाता है, उसके बाद एक्सपेंशन और ज्यादा तेज हुआ। फिर अब्बासीद कैलिफेट, फिर उसके बाद उमैयद कैलिफेट। तो ये उसके बाद मतलब ये कैलिफेट्स ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया, आप समझ रहे हो। और ये आपस में भी लड़ते थे, लेकिन यूनिटी बहुत ज्यादा थी। ओके, तो भारत में इस्लाम जो है वो आया बहुत तेजी से। मेरे ख्याल में मैंने गलत बोल दिया एक्चुअली। अब्बासिद कैलिफेट जो थी वो तीसरी थी और उमैयद जो थी वो दूसरी थी। राशिदून के बाद उमैयद कैलिफेट आई। वही मुझे लग रहा था कि मैंने शायद कहीं गलती कर दी है। तो भाई प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आए और उसके बाद फिर 4 कैलिफेट्स आई, खलीफा आए और उसके बाद इन्होंने पहले तो अफ्रीका, अब 732 एडी के आसपास इन्होंने भारत को इन्वेड किया जब उमैयद कैलिफेट थी। जिहाद फैलाना था। मोहम्मद बिन कासिम आया 100 साल बाद। इस्लाम के इन्वेजन, मतलब इस्लाम की स्थापना के 100 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया और इसी एक्सपेंशन के दौरान भारत आई है। अब आया तो, लेकिन उसके बाद फिर भारत में एक्सपेंशन नहीं हो पाया। यह बात बिल्कुल सही बात है। यह बात बिल्कुल सही है कि इधर खाइबर पास, गोलन पास से इन्वेजन होने लगे और यहां पे मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड तो किया, लेकिन अगले 150 सालों तक उसको मुंह की खानी पड़ी। मतलब इस्लाम को मुंह की खानी पड़ी, वो भारत में आ नहीं पाया क्योंकि भारत के राजाओं ने इसको रोक के रखा था, इस सारे इन्वेजन को रोक के रखा था। एक बार हमसे गलती हुई थी तो 732 एडी में। अब उसके बाद अगले 150 सालों तक, 150 नहीं, इनफैक्ट अगले 250 सालों तक कुछ भी नहीं होता है, 250 से 300 सालों तक। लेकिन फिर आता है महमूद ऑफ गजनी और उदय होता है गजनविद एम्पायर का। महमूद ऑफ गजनी, ये सब तो आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा आराम से, स्प्रेड ऑफ इस्लाम कैसे हुआ। इस पे मैंने लेक्चर लिया एंशिएंट हिस्ट्री को, तो दोबारा तो इसको मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। तो ये 712 एडी में हुआ था। 732 मैंने बोल दिया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 एडी में आया था और उसके बाद ये सिंध का, जो आज का पाकिस्तान का एरिया, इसने ऑक्यूपाई किया और उसके बाद ये वापस चला गया, वेल्थ लूट के वापस चला गया। दोबारा भी आया, लेकिन दोबारा जो इस्लामिक रूलर्स आए उनको मुंह की खानी पड़ी, वो इतना एक्सपैंड नहीं कर पाए। अब हम ये देखते हैं 1000 से 1200, इस पीरियड में काफी चेंजेस हुए। अभी हम राजपूतों, आपने राजपूत का मैप देखा होगा, अभी हम राजपूतों की बात करेंगे तब उस मैप पे आएंगे। 1000 से 1200 एडी में बहुत कुछ हुआ। वेस्ट और सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया बदलने लगा। एक तो थोड़ी सी क्या, हमारी यूनिटी जो है, हम बहुत ताकतवर थे, लेकिन छोटे छोटे एम्पायर्स का उदय हुआ। 800 से 1200 एडी तक हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे एम्पायर जो है, साउथ में भी चालुक्यास जो है, पल्लव, इन सबकी ताकत जो है, जो संग मतलब जो चेरस हैं और जो चोल, इन सबकी ताकत जो है वो घटने लगी थी। और 12th सेंचुरी एडी आते आते लगभग साउथ के भी सारे बड़े एम्पायर जो थे वो खत्म हो गए और नॉर्थ में भी यही प्रॉब्लम थी। नॉर्थ में एक पावर वैक्यूम होने लगा था। पावर वैक्यूम इसलिए भी होने लगा था क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत यहाँ पे थे। राजपूत बहुत ताकतवर थे। राजपूतों ने, समझिए कि 150 सालों तक बचा के रखा भारत को, कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ। इधर खाइबर पास से गोलन पास था, वहां से इन्वेजन होते थे,
ये सब यहीं से खैबर पास से होते हुए आते थे। लेकिन महमूद ऑफ गजनी के बाद राजा सुहेल देव ने ऐसी लात मारी यहां पे, ऐसी वाट लगाई यहां पे। ये महमूद ऑफ गजनी का भांजे 1030 के अराउंड, इसके भांजे ने कोशिश की कि भारत में अच्छा जो हमारे चाचा जान करते थे वही हम करेंगे, लेकिन राजा सुहेल देव ने हरा दिया। कमाल की स्टोरी है, मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है। और उसके 150 सालों तक भारत में, बल्कि बगल में ही है, ठीक है, गजनवी एम्पायर। भाई ये पूरा अफगानिस्तान का एरिया है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं थी कि भारत की तरफ देख ले। लेकिन फिर महमूद ऑफ घोरी आया, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद भारत में इस्लामिक रूल शुरू हो गया। तो हमारा पॉइंट ऑफ एजेंडा यही है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसा हुआ क्यों। राजपूत बहुत ताकतवर थे, राजपूतों के पास हाथी थे जो कि जंग का नतीजा बदल देते थे। राजपूत बड़े ताकतवर, लंबे चौड़े, वॉरियर, बॉर्न वॉरियर, इतनी इतनी लंबी लंबी तलवार, भाला इतना भयानक कि मतलब कोई दुश्मन रह ही ना पाए, ठहर ही ना पाए, बड़ी आर्मी। आपको बताता हूं कि पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो 1 लाख के अराउंड थी। और आपको पता है कि महमूद ऑफ घोरी की कितनी बड़ी आर्मी थी? 18 से 20 हजार, दैट्स इट। बहुत बहुत कम, 1/3 इनकी आर्मी थी। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि भारत में इस्लामिक इन्वेजन हुआ? महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ घोरी दोनों सक्सेस हुए। तो हम इस पे बात करेंगे। ओके, तो ये चीज है। यहां पे आप समझिए कि 9th सेंचुरी के आसपास अब्बासिड कैलिफेट जो था वो इट वाज इन डिक्लाइन। सेंट्रल एशिया में ना पावर स्ट्रगल काफी ज्यादा चल रही थी, ठीक है, आप ये समझिए। सेंट्रल एशिया में पावर स्ट्रगल, कोई ना कोई आपको जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना तो ऐसे काम चलेगा नहीं। अभी जो टर्क्स थे, जो ट्राइब्स थे, ये भी अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे भाई। बाद में इन्होंने ऑटोमन एम्पायर पूरा स्टैब्लिश किया। अब ये जो टर्क्स, लगातार ये कैलिफेट्स और इन सब की लड़ाई होती रहती थी, इन्होंने आमीर का टाइटल लिया और बाद में यही सुल्तान बन गए, ठीक है। ये जितने भी भारत में टर्क्स ही तो आए थे ना, स्लेव डायनेस्टी वाज टर्क्स। तो ये ट्राइब्समैन जो थे ये बहुत भयानक तरीके से प्लंडर करते थे। ट्राइब्स के बारे में तो ये फेमस है कि भाई जहां पे जाएंगे वहां तबाही लेके जाएंगे, ये बहुत भयानक। एक तो इनके पास देखिए घोड़ों ने ना, जो घोड़े होते थे, उन्होंने समझिए कि पूरा का पूरा युद्ध का फैसला, मतलब युद्ध का परिणाम बदल दिया है। घोड़े बहुत बड़े लंबे चौड़े, अरबी घोड़ों को बहुत ही गजब क्वालिटी में गिना जाता है कि भाई उनकी क्वालिटी का कोई मैच नहीं। तो इनके पास घोड़े इतने एफिशिएंट होते थे, वो बिजली की तेजी की तरह भागते थे। और जिसके पास घोड़े होंगे, इतनी उच्च क्वालिटी के घोड़े होंगे, वो जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है। और इधर टर्क्स के पास, भैया टर्क्स आपको बता दो कि दुनिया की सबसे बड़ी एथनिक ट्राइब है ये। ऑटोमन एम्पायर इन्होंने स्टैब्लिश किया। इधर भारत में भी स्लेव डायनेस्टी आई, दिल्ली सल्तनत, टर्क्स, देवर टर्क्स। तो बहुत तगड़े थे ये, रेड कर करके ये बैंड बजा देते थे, ये चीज। तो हॉर्सेस और इनके जो वेपन्स थे और इनकी जो टेक्निक्स थी वो कमाल की होती थी। ऊपर से भारत में क्या हो रहा था? भारत में भाई छोटे छोटे एम्पायर्स आ गए थे। गुर्जर प्रतिहार 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक मेडिवल हिस्ट्री में हमने गुर्जर प्रतिहार की बात की है। जब ये 11th सेंचुरी में टूटे ये, तो इधर नॉर्थ इंडिया में काफी छोटे छोटे किंगडम्स उभरे और यहीं से राजपूतों का उदय होता है। इन्होंने पहले उज्जैन में रूल किया, फिर कन्नौज में। कन्नौज उस समय का न्यूयॉर्क हुआ करता था। कन्नौज जो है वो इतना ताकतवर शहर बना भाई। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, 3 सबसे बड़े एम्पायर, इधर ईस्ट में पालाज, इधर वेस्ट में गुर्जर प्रतिहार और साउथ में राजकटास, इस कन्नौज के लिए, जिसको ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोला जाता है, लड़ गए थे, समझे आप। तो जब गुर्जर प्रतिहार एम्पायर टूटा तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की भाई नॉर्थ इंडिया में क्या होगा। अब याद रखिए कि जब भी हम कमजोर पड़ेंगे, जब भी हम कमजोर होंगे, हमेशा उदय होगा, मतलब हमेशा बाहर की ताकतें हमला करेंगी। जब हम यूनाइट रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपने भी देखा होगा। कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है, वो इसीलिए है क्योंकि आप यूनाइट हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पे मोहम्मद बिन कासिम गया, लेकिन वो बस 712 में आया, उसके बाद वापस लौट गया, वहां पे मार भी दिया गया। लेकिन उसके 300 सालों बाद, मतलब 250 से 300 साल बाद लगभग, महमूद गजनवी आता है। महमूद ऑफ गजनई, गजनविद डायनेस्टी, जो कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम डायनेस्टी थी। ईरान, अफगानिस्तान पे ये रूल करती थी। और इधर जो पाकिस्तान का एरिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहां पे भी रूल करती थी।
977 से 1186 एडी तक ये चली है। अब इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था सुबुतगीन। ठीक है, सुबुतगीन जो है वही महमूद ऑफ गजनी का पिता भी था, और यही महमूद ऑफ गजनी का पिता भी था। यह गजनवी एम्पायर है जो कि 1186 एडी तक चला। तो सुबुतगीन जो है वो महमूद ऑफ गजनी का पिता था। महमूद ऑफ गजनी जब पैदा हुआ, एक्चुअली जब सुबुतगीन मरा, तो सुबुतगीन के मरने के बाद जो उसका बड़ा बेटा था उसका हक है ना कुर्सी पे, गद्दी पे, लेकिन महमूद ऑफ गजनी छोटा बेटा था, उसने रिबेल कर दिया कि नहीं, गद्दी पे तो मैं ही बैठूंगा, और अल्टीमेटली बैठा महमूद ऑफ गजनी। शुरुआत से ही भाई बहुत ताकतवर, तो महमूद ऑफ गजनी एक भी बैटल नहीं आ रहा था, लेकिन ही वॉज वेरी रूथलेस। हिंदुओं के लिए ही वॉज वेरी वेरी इंटॉलरेंट। इसने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए और एकदम मास कन्वर्जन किए इसने, ऐसा। और ये पहला रूलर था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया, है ना, टर्क्स एथनिसिटी, सुल्तान का टाइटल लिया। और से इंडियन ऐसा बोला जाता है भारत 17 बार आया, ये 17 बार। क्या है, क्यों आया, ये ऑब्जेक्टिव क्या थे? भारत आया, लेकिन भारत में रूल स्टैब्लिश नहीं किया, क्योंकि इसका घर कहां था? घर तो इसका अफगानिस्तान में था ना, गजनवी। ठीक है, गजना, अफगानिस्तान में जो गजना है, तो घर तो यही वही था इसका। तो ये आता था सबसे पहले वेल्थ लूटने के लिए, क्योंकि सेंट्रल एशिया में अनस्टेबिलिटी थी हमेशा। कभी टर्क्स, कभी वो लड़ रहे हैं, कभी ये ऑर्गुस लड़ रहे हैं, कभी ये ट्राइब लड़ रही है, कभी वो एम्पायर लड़ रहा है। तो भैया हमको पैसे चाहिए ना, तो वेल्थ भारत में, भारत उस समय हीरे की चिड़िया था, सोने की भी आप छोड़ दीजिए, तो खूब सारी वेल्थ लेके जाता था ये। दूसरा, अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, भाई मैं सुल्तान हूं, तो कुछ भी हर्ट करने का, मेरे ईगो हर्ट नहीं करने का, मुझे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भारत को इन्वेड करना ही करना है। एक बड़े एम्पायर को, एक बड़े जगह को इन्वेड करना है जिससे लोग मेरी बात माने। ये भी हुआ, क्योंकि जब महमूद ऑफ गजनी जब वो भारत को इन्वेड करके वापस जाता था, स्पेशली जब उसने मथुरा को इन्वेड किया, और जब वो वापस गया, मथुरा में मंदिर तोड़े, यहां पे वापस गया 1018 के करीब, तो उसका भयंकर स्वागत हुआ। लोग बिच गए, क्या बात है, रूलर तो ऐसा हो। तीसरा, इस्लाम का एक्सपेंशन। इसको इस्लाम को एक्सपैंड करना था, जिहाद फैलाना था, कि जहां जहां जाएगा इस्लाम जाएगा। और इसीलिए मूर्ति पूजन से बिल्कुल नफरत करता था कि भाई इस्लाम में तो मूर्ति पूजन मना ही है, तो इसलिए मूर्तियां तोड़ दो। अच्छा, अब ये बात तो ही, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि भाई देखो, महमूद ऑफ गजनी ने जो किया वो किया, उसको वो करना ही था। हिस्ट्री ऐसे ही है, हर कोई एक्सपैंड करता है। एक इंसान दूसरे के लिए बुरा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो अपने लोगों के लिए बुरा हो। महमूद ऑफ गजनी को अफगानिस्तान में लोग बहुत प्यार करते थे, ये बहुत ही एबल कमांडर था, ये एक भी लड़ाई नहीं हारा था। तो भाई ये एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो सुपुतगीन की 997 में उसका देहांत हुआ, और इसके बाद यही महमूद ऑफ गजनी जो है वो आया। 997 एडी में जैसे ही देहांत हुआ, तो तुरंत इसके सबुद्दीन के बड़े बेटे ने बोला कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, लेकिन महमूद ऑफ गजनी ने रिवोल्ट कर दिया, और उसके बाद लड़ाई हुई, महमूद ऑफ गजनी ने उसको हरा दिया। और वह बताया ना कि महमूद ऑफ गजनी इज कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ इस्लाम। मेडिवियल मुस्लिम हिस्टोरियंस ने, इन्होंने तो बताया है कि भाई इधर जो सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइबल इन्वेडर्स थे, उनसे बचाया महमूद ऑफ गजनी ने। टर्किश ट्राइब लगातार इन्वेड करती रहती थी, ये चीज है, तो इन टर्किश ट्राइब से बचा के रखा महमूद ऑफ गजनी ने। लेकिन भारत में महमूद ऑफ गजनी को एक प्लंडरर और डिस्ट्रॉयर के नाम से ही जाना जाता है। सोमनाथ टेंपल को इसने डिस्ट्रॉय किया, शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किया, और शिवलिंग के कुछ पार्ट्स भी है वापस ले गया था। जब महमूद ऑफ गजनी आया था, जब ये शिवलिंग के पार्ट्स वापस ले जाता 1025 में, तो जाटों ने इसका विद्रोह किया, और इतना ऐसा था कि अगले फिर आया ये। मैंने बताया ना, भारत 17 बार है, 17 बार इन्वेड किया ये, लेकिन यह रहा नहीं। तो ये 17 बार जो मतलब वही है कि ये जितनी बार रेड करता था, भारतीयों को सबक सिखाता था कि रुको, तुम हमारी अथॉरिटी मारोगे नहीं। हालांकि ये अपने इसका सीधा सीधा फंडा ये था कि भाई देखो, मैं यहाँ पे मैं तुमको हराऊंगा और अपने फिर नुमाइंदे छोड़ के जाऊंगा, वो रूल करेंगे तुमको, ये चीज है। तो वही है कि इसका जो भाई था, इसने अपने भाई से सत्ता छीनी, अबू मुजफ्फर जो गवर्नर था, और ये पूरी लड़ाई चलती है। और इसमें ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना समझिए कि 998 में महमूद ऑफ गजनी का उदय होता है। अब देखिए, भारत में इधर हिंदू शाही डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिंदू शाही डायनेस्टी के एक रूलर थे जयपाल। शुरुआत में जैसे ही आया, इसका सीधा सीधा यही था कि भाई मुझे एक्सपैंड करना, और उस समय महमूद ऑफ गजनी से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि वाह, ये आया है सुल्तान,
और ये कमाल का काम करेगा। तो हिंदू शाही या काबुल शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी थी ये अफगानिस्तान में राज कर रही थी, मतलब अफगानिस्तान का इधर वाला एरिया 850 से 1026 तक ये डायनेस्टी रही। तो इसने यहां पे जयपाल जो राजा थे उनसे लड़ाई की, राजा जयपाल से लड़ाई की, और पहली बार बैटल ऑफ पेशावर हुई थी 1001 में, जयपाल को हरा दिया, जयपाल को हरा दिया। याद रखिएगा कि उस समय जयपाल जो थे समानिद थे, समानिद डायनेस्टी थी। समानिद डायनेस्टी के अंदर ही आती थी सुबुद्दीन मतलब गजनवी डायनेस्टी। महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया कि समानिद डायनेस्टी से अपना इंडिपेंडेंस ले लिया, आजाद हो गए, मतलब एक अलग ही डायनेस्टी बना दी कि आज से हम बिल्कुल अलग हैं और हम अपने हिसाब से रूल करेंगे और अपने हिसाब से एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो जयपाल ने एक्चुअली में इन्वेड किया था गजनी को, लेकिन जब जयपाल ने गजनी को इन्वेड किया, क्योंकि भाई समानिद हार गया, और मैंने बताया ना कि समानिद डायनेस्टी के साथ जयपाल जो है ही वाज इन अलायंस। अब हम ये देखते हैं कि जब गजनी से लड़ाई की, पहली जीत थी गजनी की, किसने इतनी बड़ी हिंदू शाही डायनेस्टी को जयपाल जो राजा थे हरा दिया, बैटल ऑफ पेशावर में 1001 में। मतलब एक दो बार बैटल हुई थी, मतलब पहले तो गजनी गया, वहां पे जयपाल हार गया, फिर दोबारा पेशावर में इधर महमूद ऑफ गजनी आया, पहला इन्वेजन, और पेशावर में भी हार झेलनी पड़ी। उसके बाद महमूद ने बोला कि अब तो ये हार गया है और अब हम इसकी कैपिटल में जाएंगे, यस बहुत मजा आने वाला है। तो इसकी पहली कैपिटल थी लाहौर, काबुल, जो हिंदू शाही डायनेस्टी की काबुल जो थी 850 से लेकर 870 तक कैपिटल रही। फिर उसके बाद उभादनपुरा एंड आखिरी लाहौर कैपिटल थी। तो जब ये पेशावर आया तो महमूद और गजनी ने बोला कि जयपाल तो हार गया, तो थोड़ा आगे और चल लेते हैं, लाहौर तक चल लेते हैं। ऐसा हुआ, ये हिसाब किताब। और आप समझिए कि काबुल का डिफेंस इतना शानदार था कि क्या बताएं, इतने तगड़े इन्होंने फोर्ट्स बनवाए थे, जबरदस्त। अब उसके बाद जयपाल का बेटा था आनंदपाल। अब आनंदपाल ने कोशिश की कि सारे के सारे जितने भी उस समय छोटे छोटे किंगडम्स थे और बड़े बड़े किंगडम्स थे उनको मिला के महमूद ऑफ गजनी को हराया जाए। तो 1009 के करीब इंडस रिवर के किनारे यह बैटल होती है, लेकिन आनंदपाल जीत रहा था, क्योंकि आनंदपाल इधर हिंदू शाही डायनेस्टी और भी बहुत से छोटे छोटे डायनेस्टी जो थी और बड़े बड़े डायनेस्टी, ये सब मिलकर इन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाई थी। लेकिन आनंदपाल का हाथी जो है वो पीछे चला गया। हाथी वही है ना कि अगर हाथी आपके पास है तो ये आपको बैटल जितवा भी सकते और हरवा भी सकते। आनंदपाल जीत ही जाता महमूद ऑफ गजनी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कोर्ट जो है वो पीछे चला गया, आनंदपाल हार गए। तो महमूद ऑफ गजनी ने बोला कि आनंदपाल तुम रूल करो एज अ फ्यूडेटरी, मेरे अंडर ही रूल करोगे, ये चीज है। और उस समय जो फोर्ट था आनंदपाल का वो था नागरकोट। तो नागरकोट, अब महमूद ऑफ गजनी क्या करता था कि जिस जगह को जीता था वो पूरा मरवा देता था, खत्म करवा देता था कि कोई भी बचने ना पाए, ये सबक सिखाने के लिए। 1015 में महमूद ऑफ गजनी लाहौर गया, उसको प्लंडर किया और आनंदपाल को हटा दिया। मतलब 1009 के करीब आनंदपाल को ये बोला कि ऐसा है कि तुम रूल करो, लेकिन 1015 में फिर से महमूद ऑफ गजनी आता और आनंदपाल को फिर से हरा दिया। जयपाल ने सुसाइड कमिट कर लिया था। आपको बता दूं कि आनंदपाल के जो पिता जब महमूद ऑफ गजनी से हारा पेशावर में, तो जयपाल ने सुसाइड कमिट कर लिया था, ये चीज है। तो गजनविद एम्पायर जो है अब भारत के अंदर आ गया है, हिंदू शाही डायनेस्टी का खेल खत्म, ये चीज है। लेकिन हिंदू शाही डायनेस्टी ने तगड़ा रेजिस्टेंस, क्योंकि इनका जो डिफेंस सिस्टम था वो कमाल का था, बहुत ही शानदार डिफेंस था। तो महमूद ऑफ गजनी के एक के आधे इन्वेजन होते गए, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि महमूद ऑफ गजनी ने जब मथुरा इन्वेड किया, मथुरा का इन्वेजन 1018 में जब मथुरा को इन्वेड किया तब बड़ी दिक्कत हो गई। महमूद ऑफ गजनी आगे बढ़ गया, इंडो गैंजेटिक वैली तक चला गया, और उसके बाद इंडो गैंजेटिक प्लेन स्पेशली मथुरा, यहां पे बड़े बड़े टेंपल्स थे, बहुत अमीर मंदिर थे, उन सबको खत्म करके उनकी वेल्थ लूट के ले गया, ताकि ये सेंट्रल एशिया में जो स्ट्रगल है उसके काम आ सके। थानेश्वर को, थानेश्वर यहां पे जो ओल्ड कैपिटल ऑफ हर्षा थानेश्वर थी ना, उसको हराया। कन्नौज और सोमनाथ की रेट तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, 1025 आते आते अब तक महमूद ऑफ गजनी जो है वो 15 बार भारत में आ चुका था, यह हिसाब किताब। अब बड़ी बात यह है कि अगर उस समय भी भारत यूनाइट रहता
तो ये हार जाता, महमूद ऑफ गजनी जीत नहीं पाता। 1030 के अराउंड महमूद ऑफ गजनी का देहांत होता है, खत्म हुआ महमूद ऑफ गजनी, और अपने ऑब्जेक्टिव को तो इसने पूरा कर लिया। अब जब इसका देहांत हुआ तो इसके लोगों ने बोला कि चलो जो महमूद ऑफ गजनी जो चाचा ने किया वही हम करेंगे। लेकिन उस समय थे राजा सुहेल देव, और राजा सुहेल देव गलतियों से सीखे। राजा सुहेल देव ने यह देखा कि भाई हमको यूनाइट होना पड़ेगा, तो सारे एक उन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाई, और राजा सुहेल देव ने फिर यहां पे गजनवियों को हराया। हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, और अगले 150 सालों तक किसी ने भी भारत पे आंख उठा के नहीं देखी। समझे? तो ये चीज है। उसके बाद ये तो गजनवी की बात। अब हम बात करते हैं राजपूत। हम टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे राजपूत स्टेट्स की। देखिए जो राजपूत स्टेट था, वॉरियर क्लास थे, लेकिन ये यूनाइट नहीं थे। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। राजपूत भी आपस में बटे हुए थे। अब राजपूतों का मैप आप देख लीजिए। शायद नहीं आगे होगा फ्लिपिंग तो, अरे यार मैंने पीछे ही कर दिया था, कोई बात नहीं, मुझे वहां लगाना चाहिए था, लेकिन मैं, ये है राजपूतों का मैप। राजपूत किंगडम बहुत बड़ा था। राजपूत संस्कृत वर्ड से लिया गया राजपुत्र, यानी कि सन ऑफ अ किंग। अब राजपूतों में बहुत सारी कास्ट आ जाती है, कास्ट के अंदर कास्ट आ जाती है। वॉरियर क्लास इनको माना जाता, क्षत्रिय। देखिए मॉडर्न स्कॉलर्स की माने तो राजपूत क्लैन जो है वो पेजेंट्स या पैस्टोरल कम्युनिटी से आया था। लेकिन 16th सेंचुरी के आसपास राजपूतों को मतलब मिला। लेनिस की अगर हम इनकी बात करें, 11th सेंचुरी में राजपूत की जगह राजपुत्र जो है वो यूज होता था। लेकिन 16th एंड 17th सेंचुरी में राजपूत यूज होने लगा, और ये जो क्लास है इट बिकेम हेरिडिटरी, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो राजपूतों का जो किंगडम आप देख सकते हैं, चौहान, परमार, सोलंकी, तोमर, चांडेला, प्रतिहार, गढ़वाल, बहुत सारे राजपूत है। हरियाणा, गुजरात, ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हर जगह ये राज किया करते थे। बहुत सारे डिविजन्स थे इनके, और ये यूनाइट नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये, अगर ये यूनाइट होते तो मजा आ जाती। फिर तो मतलब किसी की औकात ही नहीं थी कि कुछ कर दे। फिर से हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे राजपूतों पे। तो पहले हमने गजनवी देखा, अब हम देखते हैं राजपूतों के बारे में जानते हैं। तो वही है कि ओरिजिन्स के में तो हम इतना नहीं जाएंगे, लेकिन वही है कि प्रतिहार किंगडम जब टूटा तो बहुत सारे राजपूत स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गए, छोटे छोटे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे गढ़वाल ऑफ कन्नौज, इन्होंने कन्नौज पे राज किया। परमार्स ऑफ मालवा और चौहान ऑफ अजमेर। ठीक है, बाकी और भी बहुत छोटे छोटे डायनेस्टीज थे, जैसे कालाचूरीज थे मॉडर्न जबलपुर, चंदेलास थे बुंदेलखंड, चालुक्यास ऑफ गुजरात, तोमर्स ऑफ दिल्ली, ये भी थे। लेकिन इसमें गढ़वाल, परमार्स और चौहान सबसे इंपॉर्टेंट रहे, सबसे बड़े रहे। जो गढ़वाल थे उन्होंने पालास को भी हराया, बिहार से भगा दिया कि निकलो यहां से। यहां तक इनका एक्सपेंशन हो गया था। इनका जो किंगडम था वो बिहार से दिल्ली तक था, और ये ग्रेटेस्ट रूलर रहे इस डायनेस्टी के। मतलब जो ग्रेटेस्ट किंगडम राजपूतों में सबसे ताकतवर गोविंद चंद्र जो थे, फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी में इन्होंने रूल किया। कन्नौज को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया और बनारस को अपनी सेकेंड कैपिटल बनाया। अब गजनवित रेड्स जो हुई, महमूद ऑफ गजनी तो चला गया, लेकिन उसके बाद भी तो रेड्स हुई ना। उसको बचाने में देखिए महमूद ऑफ गजनी ने, जब महमूद ऑफ गजनी आया तो वो इधर पाकिस्तान के रीजन में गया, इंडो गैंजेटिक प्लेन में गया, लेकिन एक बार। बात यह है कि जब आनंद पाल लड़ रहे थे तो एक भी राजपूत उनकी मदद के लिए नहीं आया था। यही बात है ना कि यूनिटी नहीं थी, हम तुम्हारी मदद क्यों करें। तो गजनवी जो 150 साल तक रोक के रखा, और इससे पहले भी रोक के रखा, तो वो समझिए उसमें राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, रूल किया था। और इधर साइड है चाहमान डायनेस्टी, जहां चाहमान डायनेस्टी जो है वो आपके आज के राजस्थान पे रूल करती थी। तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। चाहमांस की जो भी ब्रांचेस है ना वो भी डिवाइड थी। चाहमांस ऑफ शाकंबरी,
चाहमांस ऑफ रस्तम्बपुरा। तो ये चीज, हालांकि इसमें जो चाहमांस ऑफ शाकंबरी हैं, ऐसा बोला जाता कि 6th सेंचुरी से ही देवर एक्टिव, और 1192 तक इनका रूल चला। 1192 में कौन रूलर थे? पृथ्वीराज। वो चाहमान ही रूलर थे, चाहमान, जिन्होंने इस्लामिक इन्वेजन को रोक के रखा, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ने चीजें बदल के रख दी। तो चौहान जो थे वो, तो चाहमांस के सबसे बेहतरीन रूलर कौन थे? विग्रहराज, जिन्होंने चित्तौड़ को कैप्चर किया और अजमेर, अजय मेरू को अपनी कैपिटल बनाया। अब उसके बाद यहां पे इन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया, लेकिन वही है कि जैसे ये जो राजपूत किंगडम थे ना, ये 11वीं सेंचुरी में इन्होंने गजनवियों को रोक के रखा। गजनवी, महमूद ऑफ गजनी भले ही आ गया था, लेकिन उसके बाद 150 सालों तक कोई भी गजनवी रूलर आ ही नहीं पाया, वो दूर ही रहा। कोशिशें बहुत की, क्योंकि भारत में वेल्थ बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विग्रहाज ने दिल्ली को कैप्चर किया तोमर से 1151। देखिए, ये जो रूल था ना 1030 से लेकर 1192 तक, ये जो रूल था ये बड़ा ही, मतलब ये राजपूतों का रूल था, ये राजपूतों की डोमिनेंस थी। जहां जहां ये रूल करते थे, अलग अलग ब्रांच अलग अलग जगह रूल करती थी, लेकिन बहुत तगड़ी। अब इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो सबसे महान रूलर थे। पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई ने लिखी है, हमको जैनिज्म टेक्स्ट में भी इनका उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज वही रूलर थे जिन्होंने अपना आधिपत्य बहुत ज्यादा फैला दिया, इन्होंने जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड किया, कोई इनको रोकने वाला था ही नहीं, इतने तगड़े थे ये। जयचंद ने इनको जबरदस्त धोखा दिया था। भाई जयचंद ने क्यों धोखा दिया था? क्योंकि जयचंद की बेटी को, ऐसा बोला जाता ना, जयचंद की बेटी संयोगिता को ये उठा लाए थे इनको स्वयंवर से। संयोगिता ने इनकी तस्वीर देखी थी जो चित्रकार ने बनाई थी, तो संयोगिता को मन ही मन पृथ्वीराज से प्यार हो गया था कि यही मेरे पति बनेंगे। तो जब इनका स्वयंवर था, संयोगिता की शादी तो दूसरे से हो जाएगी। अब पृथ्वीराज और जयचंद जो थे वो ऑलरेडी कन्नौज के लिए लड़ाई कर रहे थे, जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे, दोनों दुश्मन। लेकिन पृथ्वीराज वही है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो पृथ्वीराज समझिए कि संयोगिता को उनके स्वयंवर से किडनैप करके ले आए थे। किडनैप नहीं, किडनैप इज नॉट द राइट वर्ड, ये सब आपस में ही हुआ था, पूरी प्लानिंग हुई थी। और ये जयचंद को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आप समझिए कि जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई तो जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद नहीं की थी। ऐसा बोला जाता है, कुछ जगह यह भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ, ये मुझे नहीं पता, हालांकि लिखा तो नहीं, लेकिन यह भी बोला जाता है कि ये जयचंदी थे जो महमूद ऑफ घोरी को बोल के आए थे कि भैया आ जाओ, अटैक करो, पृथ्वीराज चौहान को हटाओ। तो आप समझिए कि सोमेश्वरा जो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे, उनकी डेथ 1177 में हुई और 11 साल के थे उस समय पृथ्वीराज, और तब ये गद्दी पे बैठे। हमीरा काव्य ने तो सोमेश्वरा के बारे में बहुत तारीफें लिखी है, पृथ्वीराज के बारे में बहुत तारीफें लिखी है, और ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज को खुद सोमेश्वरा ने ही बोला था, इंस्टॉल किया था कि यही अगला राजा होगा। ये हिसाब किताब पृथ्वीराज ने, समझिए, नागार्जुन हो गया, भड़नकाज हो गया, चंडेल्स ऑफ जेजाभुक्ति हो गया, चालुक्याज ऑफ गुजरात हो गया, परमार्स ऑफ आबू हो गया, और गर्डलवाज ऑफ कन्नौज हो गया। इन सबको हराया, सबको हराया। यही गर्डलवाज ऑफ कन्नौज के राजा थे जयचंद। ठीक है, तो दो बहुत पावरफुल ब्रांच एक दूसरे से लड़ रही थी, चाहमांस और गर्डलवाज ऑफ कन्नौज के ही राजा थे जयचंद, और इन्हीं की बेटी थी संयोगिता, और इसी की वजह से दोनों में दुश्मनी हुई। लेकिन यकीनन जब पृथ्वीराज आए तो इन्होंने अपने किंगडम को तगड़े से एक्सपैंड किया, गुजरात भी जीता इन्होंने, कन्नौज भी, इन्होंने सब जीता। तो बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स इनके अंडर आ गए, कंट्रोल किया। वही मैंने बताया कि इधर गर्डलवाज भी थे और काफी ताकतवर थे ये भी, और इन्होंने बोला कि आप ऐसे एक्सपैंड नहीं कर सकते। लड़ाई भी हुई, लेकिन इसमें जीत पृथ्वीराज की ही हुई। अब राजपूत सोसाइटी, क्लैन सिस्टम में क्या होता था? क्लैन सिस्टम में जो एक कॉमन एंसेस्टर होता था, मतलब क्लैन, देखिए यहां पे कॉमन एंसेस्टर होता था, रियल इमेजिनरी, जैसे होता नहीं कि अरे हमारे तो डिसेंडेंट वो थे, या जैसे चंद्र भगवान सूर्य या चंद्रवंशी सूर्यवंशी, ये आपने क्लैन सिस्टम देखा होगा। तो अब यहां पे एक क्लैन के पास जैसे सूर्यवंशी हैं, ठीक है, वो एक टेरिटरी होती थी, ठीक है, उस टेरिटरी का एक चीफ होता था,
अब वो चीफ क्या करता था, उसके बाद इतनी बड़ी जमीन होती थी तो वो सब चीफ को दे देता था, ठीक है। अब ये क्या करते थे, ये राजपूत वॉरियर्स को दे देते थे, ठीक है। अब ये जो राजपूत वॉरियर्स थे ये क्या करते थे, ये अपनी छोटी सी आर्मी बना लेते थे और इस लैंड को प्रोटेक्ट करते थे और धीमे 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 इनका दबदबा ज्यादा बढ़ने लगा। लैंड, फैमिली एंड ऑनर, मान, परिवार और जमीन के लिए, मतलब जमीन और परिवार के लिए हम अपना मान बचाएंगे। आपको पता ही कि राजपूतों में ऑनर सबसे बड़ा होता है। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे ठाकुर जो हैं, जो उस लिनेज के हैं, वो बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन अपना मान सम्मान नहीं जाने देंगे, हम दूसरी कास्ट में शादी नहीं करेंगे, इससे हमारा मान सम्मान चला जाएगा, कुछ भी हो जाए हम राजपूत हैं, और मूंछों को ताव देते हुए। ऐसा हर एक राजपूत स्टेट कौन रूल करता था, राणा या रावत। राणा या रावत और भी चीफ होते थे साथ में, जो कि ब्लड ब्रदर्स माने जाते थे, सगे भाई, खून का रिश्ता। क्लैन से एक थी ना, एक क्लैन के 4-5 चीफ है तो देवर ब्लड ब्रदर्स। रीजन क्या था कि राजपूत, मतलब जो इधर इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इसमें राजपूत बहुत बड़ा इसमें कारण बने। देखिए, इसमें एडवांटेज था, डिसएडवांटेज था। राजपूतों का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही तगड़ा था, ब्रदरहुड था, इक्वालिटी थी। इक्वालिटी क्लैन सिस्टम है ना, तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एक राजा नहीं है, बल्कि सबको यहां पे मौका मिलता था। हालांकि 16th-17th सेंचुरी में आते आते ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया था, लेकिन शुरुआत में दिस सिस्टम वाज नॉट सेंट्रलाइज्ड। प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते थे। हर ग्रुप बोलता था कि हम बड़े, हम तुमसे सुपीरियर, हम तुमसे सुपीरियर। सारे राजपूत रूलर्स उस समय दे वर द चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म। कमाल के मंदिर बनाए भाई, शानदार मंदिर। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, मंदिर के 2 आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, नगर और द्रविडियन। नगर नॉर्थ में चलता है, द्रविडियन साउथ में चलता है। नॉर्थ के मंदिर अलग होते, साउथ के मंदिर अलग होते हैं। तो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, राजपूतों ने उसको अलग ही आयाम दिया, गजब के मंदिर बनाए इन्होंने। और इन्होंने ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को खूब लैंड ग्रांट्स दिए कि जाओ, जमीन दे रहे हैं, इसमें मंदिर बनवाओ, जो करना है करो। दे वर दी प्रोटेक्टर्स। बट वही है कि आपस में जो लड़ाई थी, यूनिटी नहीं थी इनमें। ब्राह्मण से राजपूत एक दूसरे के लिए काम करते थे। ब्राह्मण्स को जो लैंड देते थे, इस पे बहुत ही कम रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू होता था, कहीं तो रेवेन्यू आपको नहीं देना पड़ता था। ब्राह्मण्स क्या करते थे, ब्राह्मण्स रिकॉग्नाइज करते थे कि राजपूत चंद्रवंशी या सूर्यवंशी हैं, ये क्षत्रिय हैं, वर्ण सिस्टम अभी मरा नहीं है। तो ये लेन देन का खेल चल रहा है। ब्राह्मण्स को खूब जमीन मिलती थी और ब्राह्मण्स वर्ण में सबसे बड़े होते थे। आप राजा हो, निकल जाओ, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। लेकिन अगर लोग आपको मानेंगे नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो आप कैसे प्रधानमंत्री हो जाओगे। और जो पावरफुल व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री नहीं या सरकार ने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, हाँ भाई यही प्रधानमंत्री बनेगा, तो प्रधानमंत्री हो जाओगे तुम। तो वही जो पावरफुल अथॉरिटी थी ना, उस समय ब्राह्मण्स के पास होती थी और राजपूतों को ये पता था। तो राजपूत ब्राह्मण्स को लैंड देते थे, पैसा नहीं देना है, और बदले में ब्राह्मण्स राजपूतों को ये रिकॉग्निशन देते थे कि तुम तो भाई चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, दैवी वंश, जो क्षत्रिय हो। ये चीज 10th और 12th सेंचुरी में टेंपल्स का आर्किटेक्चर कमाल, बहुत एक से एक मंदिर बनवाए इन्होंने, शानदार मंदिर नॉर्थ इंडिया में। इस स्टाइल ऑफ टेंपल कंस्ट्रक्शन को बोला गया नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये पूरे भारत में भी देखिए, पूरे भारत में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। इसी दौरान साउथ में भी कमाल के मंदिर बन रहे हैं और नॉर्थ में भी ऐसा लग रहा है कंपटीशन है साउथ और नॉर्थ के मंदिरों में। लेकिन जो भी हो, हमको खूब सारे मंदिर बने। मथुरा में जब महमूद ऑफ गजनी ने इन्वेड किया था, तो उस समय तकरीबन 1000 के करीब मंदिर हुआ करते थे। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में? मेन कैरेक्टरिस्टिक एक तो गर्भागृह होता था। गर्भागृह क्या? वही गर्भ सेंटर, जो मंदिर का सेंटर होता था ना, जहां पे भगवान विराजमान होते थे। आज भी आप देखते होंगे मंदिर में जाएंगे, फिर एक ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगल चेंबर होता है छोटा सा, वहां पे ही मेन डेटी होते हैं, आपको अंदर झुक के जाना पड़ता है। फिर एक मंडप होता था, आपको मैं दिखाई देता हूं, ये आप देख सकते हैं, समझ रहे हो? ये आपका गर्भागृह है, यहां पे मेन डेटी को रखा जाता था। ये देख सकते हो, ये है शिखर, पीक शिखर।
ये आपका विमान है, ये बड़ा टावर जो आप दूर से देखते हो ना, टावर विमान, अरे बाप रे बाप। और ये आपका मंडप है, कितना बड़ा, ये हॉलवे, बहुत बड़ा हॉलवे, इसको तोराना कहते थे। और गेट, बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, गोपुरम डोम्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से मंदिर का जो है वो आर्किटेक्चर होता था। और बहुत शानदार मंदिर बनवाए, चांदेल्स जो रूल करते थे, ठीक है, जो अगेन राजपूत थे, उन्होंने भी गजब के 13th सेंचुरी एंड आते आते बहुत शानदार टेंपल बनाए। लेकिन वही है ना कि ये टेंपल का क्लाइमैक्स आया, मंदिरों का क्लाइमैक्स तब आया जब इस्लाम ने इन्वेड किया। जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई उसके बाद मंदिरों का कंस्ट्रक्शन रुक गया। पार्श्वनाथ टेंपल, विश्वनाथ टेंपल, कंदरिया महादेव टेंपल, खजुराहो, ये सब बनाए गए, है कि नहीं। सेंट्रल इंडिया में टेंपल, नॉर्दर्न इंडिया में टेंपल। लेकिन जैसे इस्लामिक इन्वेजन होता है, इट वॉज स्टॉप्ड। उड़ीसा में गजब के टेंपल्स बनाए गए, लिंगराज टेंपल, कोणार्क टेंपल मैंने बताया, जगन्नाथ टेंपल पुरी, है ना, ये चीज है। सोमनाथ टेंपल, सोमनाथ टेंपल तो इतना अमीर था कि भाई महमूद ऑफ गजनी इसीलिए सोमनाथ गया था। उसका मेन रीजन तो ये था कि मूर्ति को तो खत्म करना ही है, साथ ही साथ ये भी था कि ये जो वेल्थ यहां से मिलेगी वो सब उड़ा के ले जाओ। टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो हमने राजपूतों की भी बात कर ली, अब घुरी एम्पायर, घुरीद रह गए। तो जब गजनवी ने कॉन्क्वेस्ट की, पंजाब में जीता वो, देखिए उसके बाद फिर महमूद ऑफ गजनी के बाद किसी की हिम्मत तो हुई नहीं। लेकिन जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो यहां पे रहते थे एंड दे वर वेलकम्ड। भाई बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि भारत का ट्रेड सेंट्रल और वेस्ट एशियन कंट्री से बहुत तगड़ा हुआ इन इन्वेडर्स के आने के बाद, क्योंकि एक दरवाजा खुल गया ना, जिसकी वजह से स्टेट की इनकम तो बहुत बढ़िया रही। हम देखते हैं कि मुस्लिम कॉलोनीज भी, कुछ टाउन्स तो मुस्लिम टाउन्स हो गए, वहां पे अच्छे खासे मुस्लिम्स रहते थे। मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर्स आए जिनको सूफीज बोला जाता था। भक्ति मूवमेंट में भी आप समझिए जो सूफी थे इनका योगदान था, ऐसा नहीं इनका योगदान नहीं था। भक्ति मूवमेंट में इधर तो हिंदुइज्म तो फल ही रहा था, बाकी सूफियों ने भी अपनी जो उनकी, देखिए सूफिज्म और सूफिज्म एक अलग तरीके, मतलब इस्लाम के कट्टर के विपरीत है सूफिज्म। सूफिज्म कट्टरता में बिलीव नहीं करता है, वो गाने की बात करता है कि अगर भगवान को पाना है तो गाओ, उनके लिए पागल हो, उनको प्यार करो, फेथ डेडिकेशन की बात करता है सूफिज्म, है कि नहीं। तो ये भी आए यहां पे सेटल हुए, इन्होंने अपनी टीचिंग्स फैलाना शुरू किया। यानी कि अब हम देखते हैं कि इंटरमिंगलिंग देखने को मिलती है। इस्लाम और हिंदू ये दोनों ही रिलीजन अब साथ में आने लगे और अब एक नई सोसाइटी का उदय होता है। लाहौर जो है, इट बिकेम द सेंटर ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लाहौर में अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि इधर जब इन्वेजन हुआ ना तो अपने साथ लिटरेचर, ये चीज होती है कि जब भी एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर अटैक होता है, इन्वेजन होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, अगर वो दोनों एरियाज मिले तो वहां का ट्रेड, वहां का कल्चर, आर्ट, सब कुछ आता है। तो इधर पर्शिया से अगर बिजनेसमैन यहां पे आ रहे थे, इन्वेजन भी हो रहा था, तो अपने साथ और भी बहुत सारी चीजें लेके आए वो, ये चीज है। और ऐसा बोला जाता है कि गजनवी एम्पायर में बहुत सारे हिंदूज भी काम करते थे। अब हम बात करते हैं महमूद ऑफ घोरी की, घुरीद एम्पायर की। देखिए ये जो घुरीद एम्पायर था, महमूद ऑफ घोरी था जो था, वो इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं था जितना महमूद ऑफ गजनी था, ये कमजोर था। लेकिन महमूद ऑफ घोरी एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऐसा है कि भाई तुम हारो, महमूद ऑफ घोरी बहुत बार हारा, इनफैक्ट फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में भी हार गया। और ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि पृथ्वीराज चौहान ने महमूद ऑफ घोरी को जिंदा छोड़ दिया था। उस समय अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थोड़े घमंड में थे कि यार हमको क्या ही कर सकता है, एक बार आया महमूद ऑफ घोरी, हरा तो दिया, क्या कर लोगे तुम। लेकिन वही उन्होंने गलती कर ली। महमूद ऑफ घोरी एक एग्जाम्पल है कि भाई अपनी हार से कैसे सीखा जाता है। वो जितनी बार हारा उतनी बार सीखा। तो घुरीद एम्पायर जो है ये अफगानिस्तान में जो घोर रीजन है, यहीं से आया था महमूद ऑफ घोरी, मोहम्मद घोरी। इसका नाम था वैसे शिहाबुद्दीन, इसका ओरिजिनल नाम था शिहाबुद्दीन। 1149 में इसका जन्म हुआ था और इसी को ही महमूद ऑफ घोर बोला जाता था, जो कि बाद में ये सुल्तान बना। 1206, 15 मार्च 1206 में इसका देहांत हुआ। और उसके बाद फिर ये देखिए, इसका बच्चा नहीं था महमूद ऑफ घोरी का। ये इतना ज्यादा अपनी आर्मी से प्यार करता था, उनको स्लेव्स, ठीक है, तो उनको अपना जितने भी स्लेव थे, जितने गुलाम थे महमूद ऑफ घोरी के, गुलाम सिर्फ ऐसा नहीं कि गुलामी मतलब भयानक गुलामी की जाती थी, वो नाम था, बस एक टाइटल था।
तो जो स्लेव जो महमूद ऑफ घोरी के थे उनको ही अपना बच्चा मानता था, ये सारे मेरे बच्चे हैं। और उन्हीं गुलाम में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजा बना, सुल्तान बना। और यहां से फिर एक नया भारत में अलग ही द दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत आ गई। लेकिन खैर वो हम बाद में बात करेंगे, अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी हम 1206 तक कैसे महमूद ऑफ घोरी आया और क्यों आया और कैसे पृथ्वीराज चौहान इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद वो हार गए, तो हम शुरू करते हैं। तो यही चीज है, शिहाबुद्दीन इसका नाम था और इसका भाई था घियातुद्दीन। तो ये दोनों ही ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, घुरीद एम्पायर को काफी ज्यादा एक्सपैंड किया। इसको मोइनुद्दीन भी बोला जाता है। इसका जन्म 1149 में ही हुआ, घोर रीजन में, ठीक है। और काफी ज्यादा दिक्कत थी। इनके जो पिताजी थे बाहा अल दीन साम, लोकल रूलर थे यहीं के ही। जैसे ही इनके पिताजी का देहांत हुआ तो तुरंत ही भाई इनके अंकल, इनके चाचा जान ने, फखर अल अद्दीन, उन्होंने बोला कि भाई हम तो गद्दी पे बैठेंगे। लोकल रूलर थे, लेकिन होता यह है कि घियातुद्दीन और मोइनुद्दीन दोनों ने ही अपने अंकल को हराया और गद्दी इनके पास हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही ब्रदर्स ने गजनी को इन्वेड कर दिया 1173 आते आते, और वहां पे ऑगस्ट ट्राइब्स थी, उनका रूल था, उनको भी हरा दिया। और 1175 में इन्होंने हेरात को कंकर किया और सेल्जुक गवर्नर से उस समय, और फाइनली इन्होंने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की, जिसको मतलब एक नए एम्पायर की स्थापना की, जिसको घुरीद एम्पायर बोला गया। अगेन एक्सपैंड तो करना है। घुरीद एम्पायर जो है वो 1186 में स्टैब्लिश तो हो गया था, घुरीद सल्तनत। घुरीद एम्पायर जो है वो 1186 में स्टैब्लिश तो हो गया था, लेकिन बात यही थी कि क्या ये सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चीज है। अब शुरुआत में तो महमूद ऑफ घोरी को जबरदस्त हार झेलनी पड़ी। सोलंकी महाराजा ने इनको हराया। फर्स्ट कैंपेन जब इसने 1178 में भारत में की थी, हारा ये, और हेवी कैजुअलिटी, मतलब इतनी ज्यादा कैजुअलिटी कि कोई दोबारा आने की हिम्मत ही ना करता। लेकिन ये फिर आया। मैंने बताया ना कि भाई अगर आपको हार के जीतना सीखना है, कितना हारा इतना हारा, लेकिन सीखता गया कि अच्छा मुझे अब अगली बार ये नहीं करना है। इसने पेशावर को जीता, लाहौर को जीता, सियालकोट को जीता 1190 आते थे, वहां से इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन इसके बाद इसको पता था, इस बार इसके थोड़े जो मिजाज थे ना वो बदले थे, कि जैसे अभी तक क्या था, अभी तक खाली वेल्थ लूटने तक काम था, लेकिन सेंट्रल एशिया में और इधर अफगानिस्तान के रीजन में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। कभी ट्राइब्स का इन्वेजन, वहां पे पता था कि मैं भले ही यहां पे एम्पायर स्टैब्लिश कर लूं, अपना साम्राज्य बना लूं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो मुझे करना क्या है, मुझे एक नई जगह ढूंढनी है। लेकिन यहां मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी पावर बहुत ज्यादा थी। भाई इतनी बड़ी आर्मी पृथ्वीराज चौहान की, कौन इनसे लड़ाई करेगा। लेकिन महमूद ऑफ घोरी ने बोला कि नहीं भाई लड़ना तो पड़ेगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई 1191 में। ऐसा जब इसने पेशावर को जीता तो आगे का रास्ता खुल गया, और कुछ रूलर्स ने महमूद ऑफ घोरी की मदद भी की। महमूद ऑफ घोरी एक डिप्लोमेट बहुत अच्छा था, और इसने कुछ राजाओं को अपने साथ कर लिया। 1191 में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की पहली बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इनएविटेबल था, ये मुइजुद्दीन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था, पृथ्वीराज चौहान को खबर लगी। उसके बाद महमूद का यही था, ओरिजिनल प्लान तो यही था कि भाई देखो हम हमला करेंगे और उसके बाद फिर लूट लाट के सब वापस ले जाएंगे। लेकिन जब पृथ्वीराज की आर्मी को यह पता चला तो उन्होंने बोला आ जाओ हमला कर लो, और उसके बाद फिर युद्ध की जो घंटियां हैं वो बज गई। दोनों आर्मी की मुलाकात होती है थानेसर से 14 मील दूर तराइन, हरियाणा में। इस समय महमूद घोरी की सिंपल टैक्टिक्स थी, राइट लेफ्ट एंड सेंटर। उसको पता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान कितना ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इससे पहले भी पृथ्वीराज चौहान का महमूद ऑफ घोरी से कभी सामना हुआ नहीं था, यह भी पहली बार था। अब पृथ्वीराज चौहान को यह लगा कि एक और टर्किश रेड है, इनको खत्म कर देंगे, और ऐसा हुआ भी। क्या रे क्या ही है, कितना ही बड़ा होगा। और जब यह चीज हुई, पृथ्वीराज चौहान ने हराया। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी थी, एक के बाद एक पृथ्वीराज चौहान की आर्मी, क्योंकि भाई
5 गुना ज्यादा बड़ी थी महमूद ऑफ घोरी की आर्मी से। और उसके बाद जब फ्रंट से अटैक किया पृथ्वीराज चौहान की आर्मी ने, तो भगा भगा के मारा। महमूद ऑफ घोरी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, अपने घोड़े से गिर गया महमूद ऑफ घोरी, और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। तब इसने दया की भीख मांगी पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान क्योंकि दयालु किस्म के थे, पृथ्वीराज चौहान ने इनको छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती कर दी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में विनर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और उस समय अगर मान लीजिए कि महमूद ऑफ घोरी को मार दिया होता तो कोई इस्लामिक इन्वेजन होता ही नहीं, हिस्ट्री अलग होती। लेकिन वही है कि जो है सो है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है 1192 में, ये दोबारा है 1192 में। वही बता रहे ना, ये बड़ा जिद्दी था, ये मानता नहीं था, दोबारा है ये। फिर इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को लगा फिर आ गया यार ये, और ऐसा बोला जाता है इस बार ये लेसन्स लेके आया था। इसने 5 कंटिजेंट जो है वो तैयार किए थे। अब देखिए, यहां पे जो राजपूत थे वो बहुत ताकतवर थे, सब कुछ राजपूतों के पास था, बहुत ज्यादा हाथी थे, बहुत तगड़े थे ये। लेकिन स्टिल महमूद ऑफ घोरी इनको हराने में कामयाब हो गया अपने दिमाग की वजह से। एक तो थोड़ा सा यहां पे अंडर एस्टिमेट कर दिया महमूद ऑफ घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने। उनको लगा कि पहली बैटल में तो हरा ही दिया है, दूसरी बैटल में क्या ही कर लेगा ये। लेकिन महमूद, उसको पता था कि इस बार वो अपना होमवर्क करके आया था, उसने एक कंटिजेंट छुपा के रखा था। महमूद ऑफ घोरी को एक चीज पता थी कि देखो भाई 5 गुना ज्यादा सेना है, तो हम जीतेंगे तो नहीं, हारेंगे। फ्रंट से लड़ेंगे तो हारेंगे, पीछे से वार करो। कहते ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये वॉर है, सब कुछ जायज है। एक रूल होता था कि सुबह से शाम तक ही युद्ध होगा। अब भारत के जो रूलर थे, जो राजपूत थे, वो इस रूल को मानते थे। लेकिन भाई ये इस्लामिक इन्वेडर्स हैं, इनके लिए रूल वूल कोई मायने नहीं, इनके लिए जीत मायने रखती है। इन्होंने बोला कि अरे भाड़ में गया, रात में हमला कर दिया महमूद ऑफ घोरी ने। और जब रात में पृथ्वीराज चौहान के कैंप पे हमला हुआ तो भगदड़ मच गई। हालांकि उसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने रात में लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि महमूद ऑफ घोरी ने क्या बोला एंड टाइम पे, कि अपनी सेना से बोला पीछे हटो। पृथ्वीराज चौहान को यह दिखाने की कोशिश की गई कि महमूद ऑफ घोरी की सेना भाग रही है, और यहां पे पृथ्वीराज चौहान की सेना ने दौड़ा लिया। जैसे ही इनकी सेना ने रिट्रीट करना शुरू किया, पृथ्वीराज चौहान भागे पीछे, इनकी सेना भागे पीछे। यहीं पे इसने दिमाग चला दिया। इसका जो 5वां कंटिजेंट था, एक तो फ्रंट, राइट, लेफ्ट, और एक और कंटिजेंट इसने पीछे छुपा के रखा हुआ था, वो पीछे लग गया। यानी कि पीछे से हमला। इधर आप समझ रहे हैं ना कि इधर महमूद ऑफ घोरी की सेना पीछे हटी, भागी वो, और इधर पृथ्वीराज चौहान की भी सेना भागी, दौड़ा लिया। लेकिन पीछे से एक छुपी हुई टुकड़ी ने हमला कर दिया पृथ्वीराज चौहान की सेना पे, जिसकी वजह से आर्मी को भयानक नुकसान पहुंचा, भयानक। यह चीज है। अब पृथ्वीराज चौहान, इसमें यह भी था कि वो आखिरी तक उनको लग रहा था कि अरे क्या ही होगा, वो थोड़े नेग्लिजेंट थे। लेकिन इधर महमूद ऑफ घोरी जो है, कहते हैं ना कि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो अपनी तैयारी तगड़े से करेगा। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत कुछ है ना, उसको लगता है कि अरे मेरे पास सब कुछ है, मैं जीत ही जाऊंगा। यहीं पे गलती हो जाती है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान, इस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई, और बाद में ये तो खैर वो था कि पृथ्वीराज चौहान को बाद में जब रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ी थ्रेट है, और उसके बाद यही है कि फिर उसके बाद हरा दिया, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का हुआ क्या, ये अभी तक पता नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि पृथ्वीराज चौहान, कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मार दिए गए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मारे गए। अब ये देखिए, बहुत बड़ा डाउट है एक्चुअली में हुआ क्या। जयचंद ने भी पृथ्वीराज चौहान की मदद करने से मना कर दिया था। जयचंद ने बोला था कि मैं मदद नहीं करूंगा, और अगर जयचंद उस समय मदद कर देते तो हार जाता ये। और बल्कि सहयोगिता जयचंद की बेटी थी, और ऐसा बोला जाता है कि जयचंद ने मदद किसकी की? मदद की महमूद ऑफ घोरी की। महमूद ऑफ घोरी लेकिन 1192 में जीत गया। 4 साल बाद जयचंद को भी हरा के गया, कन्नौज को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। महमूद ऑफ घोरी लौट गया, यहां पे अपने स्लेव्स को छोड़ गया था कि तुम रूल करो, मेरे लिए भारत किस काम का। लेकिन इस बार उसको पता था, इस बार महमूद ऑफ घोरी के जो स्लेव्स थे, जो सेना थी, वो भारत में रही। जिन एरिया को कब्जा किया तो लूट के नहीं किया, इस बार इसकी सेना रही। तो भाई पृथ्वीराज चौहान इतने ताकतवर, इतनी बड़ी सेना, तो ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए? टर्किश आर्मी जो है, इट वॉज वेरी बेटर ऑर्गेनाइज्ड। टर्किश आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो स्किल था, जो स्पीड थी, ये कैवलरी के बीच में, ये जो घुड़सेना थी, उनके बीच में ये बैटल थी।
इनके घोड़े बड़े उच्च क्वालिटी के, मैंने बताया था। अब देखिए एलिफेंट्स की बात अगर करें तो एलिफेंट्स वैसे तो जंग का पलड़ा बदल देते हैं, मतलब जंग का परिणाम ही बदल देते हैं, लेकिन अगर ये बेकाबू हो गए तो आपका ही सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे, ये चीज है। तो अल्टीमेटली टर्किश आर्मी ने सारस्वती, समाना, हांसी, इन सारे फोर्ट्स को कैप्चर किया, अजमेर को भी अटैक किया। और वही है कि अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या सच है क्या नहीं। पृथ्वीराज चौहान मर गए, कुछ बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आए और उनको रूल करने दिया गया। बट अगेन पृथ्वीराज जब ये खत्म हुआ तो पृथ्वीराज का बेटा आया, ठीक है। दिल्ली जो है वो तोमर्स को दिया गया, लेकिन वही है कि जितनी भी पॉलिसी थी वो सब बदल दी गई। टर्किश आर्मी का बेस बन गया दिल्ली, और ज्यादा डीपर पेनिट्रेशन हुआ। पृथ्वीराज का जो बेटा था वो रणथंभौर गया और वहां पे नया चौहान किंगडम उन्होंने फाउंड किया, और अब पूरा दिल्ली का एरिया और ईस्टर्न राजस्थान टर्की के पास था, ठीक है। 1192 से लेकर 1206 तक बिहार और बंगाल पे इन्होंने अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया, ये चीज है। लेकिन वही है कि अभी तो पृथ्वीराज चौहान मतलब चाहमान किंगडम को हरा, अभी तो गर्डलवा किंगडम आपके सामने है। अब गर्डलवा किंगडम वही बता रहे हैं कि 1196 में बैटल हुई, जयचंद्र ने उस समय तो पृथ्वीराज चौहान की मदद की नहीं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हरा दिया इनको, जयचंद्र को 1196 में। अब तब पता चला जयचंद्र को कि कितनी बड़ी गलती की हमने, ये चीज है। तो कन्नौज में ये बैटल हुई, लेकिन वही है कि ही वाज किल्ड बाय एन एरो, और उसके बाद फिर इनकी आर्मी को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया गया। तो बैटल ऑफ तराइन एंड बैटल ऑफ चंदावर, इन्होंने फाउंडेशन रखा टर्किश रूल का नॉर्थ इंडिया में। मुइजुद्दीन जो है वो 1206 तक जिंदा रहा। बयाना, ग्वालियर के फोर्ट को इसने ऑक्यूपाई किया, और उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर, महोबा, खजुराहो को कैप्चर किया। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। 1206 के बाद क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर एक ऑफिसर था बख्तियार खिलजी, नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने पूरा बर्बाद किया था ना। नालंदा यूनिवर्सिटी पे मैंने लेक्चर लिया, आप देखिएगा। ये इतना अनपढ़ था कि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को खत्म कर दिया इसने, और बहुत ज्यादा इसने भी वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट की। तो ये सारी चीजें हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद कहां का ये गया, लक्ष्मण सेना, सोनारगांव, मतलब वही बंगाल, बिहार और इधर नॉर्थ इंडिया में इसका काफी ज्यादा दबदबा हुआ। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये मोइनुद्दीन की लास्ट कैंपेन थी 1206 में। और उसके बाद देखिए भारत में भी काफी लोग रिबेलियन पे आ गए थे कि अब तो इसको सबक सिखाना है, लेकिन जो भी रिबेलियन होता था मोइनुद्दीन उसको क्रश कर देता था। वापस जा रहा था गजनी, एंड ही वाज किल्ड बाय अ मुस्लिम फेनेटिक, एक राइवल सेक्ट का था, और उसी ने इसको मार दिया। तो ये चीज है। राजपूत हारे क्यों, बस ये देख लेते हैं। सबसे पहले वही है कि 15 साल के अंदर अंदर टर्किश आर्मी ने राजपूतों को हरा दिया। ऐसा क्यों? सुपीरियर आर्मी, इनकी आर्मरीज गजब की, एलिफेंट्स, बट ऐसा हुआ क्या? हुआ यही, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जो भारत की तलवारें होती थी बहुत ताकतवर होती थी। मतलब समझ लीजिए कि अगर तलवार चल जाती पृथ्वीराज चौहान की तो दो धड़ के दो टुकड़े हो जाते थे। सब कुछ था, एलिफेंट्स था, लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए इसमें सबसे पहला रीजन तो है टर्क्स के पास हॉर्सेस कमाल के थे। मैंने बताया ना ये बैटल ऑफ कैवलरीज थी, और भारत हॉर्सेस जो है वो इंपोर्ट करता था। उसके बाद सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस भी थी, यूनिटी नहीं थी। फिर जो फ्यूडलिज्म ग्रो हुआ, लोकल लैंडेड एलिफेंट्स और चीफ, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को पूरा बर्बाद कर दिया, क्योंकि भाई आपको इन पे डिपेंड रहना पड़ता था। एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था ही नहीं। रूलर जो थे वो चीफ पे डिपेंड रहते थे, और वो कभी आते थे कभी नहीं आते थे, कभी करते तो उनके हिसाब से चीजें होती थी, ये चीज है। वहीं अगर ट्राइबल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सेंट्रलाइज्ड था। यहां पे एकता और खालिसा सिस्टम थे, जिसमें टर्क्स की अच्छी खासी आर्मीज होती थी, ये चीज है। फिर उसके बाद ये भी बोला जाता है कि राजपूतों की जो आर्मर्स होते थे, जो मतलब ये पूरा
कवच होता था और इतनी सारी चीजें इनके शरीर पर लाद दी जाती थी, इनकी बॉडी काफी हैवी हो जाती थी, वो लड़ने में प्रॉब्लम होती थी। और वहीं टर्क्स के साथ ऐसा नहीं था। सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पे हमारे यहां फ्यूडलिज्म पूरी तरीके से डीप रूटेड हो गया था, वहीं टर्क्स में ऐसा नहीं था। एकता सिस्टम जो है वो वेस्ट एशिया में स्लोली स्लोली ग्रो किया, लेकिन यहां ये टर्किश चीफ के लिए काफी ज्यादा एडवांटेजियस रहा, क्योंकि ये आर्मी बना लेते थे। इसमें जो टर्किश चीफ था उसके पास एक पीस ऑफ लैंड होता था, उसको एकता बोला जाता था, यहां से लैंड रेवेन्यू दिया करता था, सिंपल सा। और उसके बाद इन रिटर्न इनको बॉडी ऑफ ट्रूथ मेंटेन करना पड़ता था फॉर द सर्विस ऑफ द रूलर। तो ये काफी ज्यादा था। आप बोले थे सर ये भारत के फ्यूडलिज्म का भी सेम ही तो है, इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये काफी स्विफ्ट था, यहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था, यहां पे इतना बड़ा लैंड होता ही नहीं था। वहीं भारत की बात करें तो जो बहुत सारे टर्किश ऑफिशियल्स वो स्लेव्स होते थे। अब स्लेव्स जो हैं, मैंने बताया ना कि भले ही स्लेव्स इनको नाम दिया गया, लेकिन इनको स्पेशली वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता था, जो सुल्तान की सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहते थे। ये चीज है। देखिए राजपूत बहुत ब्रेव थे, टर्क्स इनके आसपास भी नहीं थे, लेकिन वही है ना, एक तो कास्टिज्म भी यहां पे था। अब वहां पे टर्क्स में कास्टिज्म की कोई बात ही नहीं, वो ट्राइबल कल्चर, नॉन राजपूत या लोअर कास्ट के लोग आ ही नहीं सकते थे, ये बैटल्स में पार्ट ले नहीं सकते थे। और टर्क्स में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पार्ट ले रहे थे, जो लोअर कास्ट के थे, अपर कास्ट, वहां सब इक्वल। ये चीज है। ऊपर से टर्क्स ने भारत को इन्वेड करना शुरू से 10th सेंचुरी से ही शुरू कर दिया था, तो टर्क्स को जानकारी तो थी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम नए नवेले थे ये। राजपूतों ने रेजिस्टेंस किया, बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी, राजपूतों ने तो हरा ही दिया, कितनी बार हराया। लेकिन वही है कि एक बार काबुल और लाहौर का फॉल हुआ तो फिर बड़ी दिक्कत थी। काबुल और लाहौर, हिंदू शाही डायनेस्टी ने अफगानिस्तान वाला एरिया जो है इसको बहुत ही तगड़े से यहां पे डिफेंस सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, लाहौर भी। लेकिन एक बार ये पाकिस्तान खुल गया तो उसके बाद फिर भारत की तरफ, भारत के लिए रास्ता खुल गया। ये चीज है। और इस समय राजपूत जो थे वो थोड़े से कैजुअल भी हो गए। भाई एक बार हिंदू शाही डायनेस्टी हारी, या तो उस पूरे के पूरे एरिया को आपको प्रॉपर डिफेंस रिस्टोर करना था। और एक बार ये हुआ, काबुल और लाहौर का जो फॉल हुआ, टर्क्स के पास गया, राजपूतों ने कोई एफर्ट भी नहीं दिखाया। चाहते तो इनको खदेड़ सकते थे, लेकिन कोई एफर्ट नहीं, रूल कर रहा है करने दो। ये चीज है। प्रॉब्लम यही रही कि राजपूत खाली भारत पे ये ध्यान देते रहे, इन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया। ये अफगानिस्तान पे इनकी नजरें नहीं थी, होनी चाहिए थी। अगर ये बाहर पे अपनी नजरें गड़ाते, मतलब ये यहां पे मेरे किंगडम में, मेरे घर को कुछ ना हो बस, बाकी बाहर जो हो सो हो। बल्कि इतनी तगड़ी आर्मी के साथ भाई अशोक तो पूरा, आप समझते हैं कि यूरोप तक चले जाते अगर उनका बस चलता तो। अब हम बात करते हैं सवालों की कुछ। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट तैमूर, अ वेस्ट एशियन रूलर ऑफ 15th सेंचुरी। तो तैमूर के बारे में सवाल है। पहला स्टेटमेंट, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मंगोल एम्पायर इन द 14th सेंचुरी, यूनाइटेड ईरान एंड तूतान अंडर वन रूल वंस अगेन। हाँ बिल्कुल सही, ये द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं अब जो भी स्टेटमेंट, जो भी आंसर होगी उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ आपको दूंगा। तैमूर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम लोअर वोल्गा टू द रिवर इंडस एंड इंक्लूडेड एशिया माइनर, ईरान, अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तिमुरिद जो है वो तैमूर का एम्पायर इतना बड़ा था। तैमूर डाइड इन 404 बट हिज ग्रैंडसन शाहरुख मिर्जा वाज एबल टू कीप इंटैक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। ये भी बिल्कुल सही। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, among of the following state बाबर had able to succeed only, मतलब 14 साल में बाबर ने क्या जीता था? द करेक्ट आंसर इज फरजाना, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपने आई गेस मूवी अभी आई थी एक बहुत बढ़िया, एम्पायर करके, तो बहुत शानदार वो सीरीज है, आप जरूर देखिएगा। तो 14 साल की उम्र में बाबर ने फरजाना जीता। वैसे चलो कोई बात नहीं। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ, ये तो अभी, ये तो आपको समझिए, मोहम्मद महमूद गोरी। ठीक है। Which of the following years did Mahmud Ghori lose to Prithviraj 3? 1191, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ओके, when was the first battle of तराइन fought? ये तो वही है 1191, तो इसमें तो क्या ही हम बोले। What was the real name of Mahmud Ghori? The correct answer is D, शहाबुद्दीन या फिर मुइजुद्दीन। Who was defeated by Mahmud Ghori in the battle of Chandavar 1194? जयचंद। Okay. Who was the first Muslim to invade India? मोहम्मद बिन कासिम 712 BC।
ये आप देख लीजिएगा, ये इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यूजर दिया है ताकि कोई भी गलती ना हो। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसेशन ए एंड अदर रीजन आर। बताइए, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल, ये बिल्कुल सही बात है। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड है, बट यस, क्योंकि देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, इसीलिए टर्किश वर एबल टू, वो उनका इन्वेजन सक्सेसफुल रहा। सो ए, आर एंड ए दोनों ही सही है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टू कंकर एंड एनेक्स पेशावर एंड पंजाब, महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड हिंदू शाही। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आप देख सकते हैं 3 फेमस बैटल्स ऑफ तराइन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्क्स इन इंडिया। आयरन स्टरअप बिल्कुल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। यूज ऑफ लाइम मोर्टार फॉर बिल्डिंग, ये भी इन्होंने यूज किया था। प्रिंटिंग प्रेस और कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड पाइनएप्पल, ये इन्होंने, ये यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किए थे। सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ये लेक्चर था। अब हम अगले पार्ट में स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।